हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बेटा एनटीए केमिस्ट्री चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें जो आज हमारा चैप्टर डिस्कस का वो है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसके 30 क्वेश्चन एनटीए ने दिए हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। हीट ऑफ फॉर्मेशन कौन डिफाइन कर रहा है? तो देखो बेटा, आप हीट ऑफ फॉर्मेशन वो होता है जिसमें क्या होता है, एक मोल गैसियस एटम। ठीक है, तो एक मोल गैसियस एटम ये भी है, एक मोल गैसियस एटम ये भी है, और एक मोल गैसियस एटम ये भी है। ये गैसियस नहीं है इसलिए नहीं होगा। एक मोल गैसियस एटम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, उनके स्टैंडर्ड फॉर्म से वो मिलके बनना चाहिए। ठीक है, जैसे ये देखो, ये सल्फर और ऑक्सीजन से मिलके बना है, पर इसमें देखो ये सल्फर क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, तो इस वजह से ये नहीं होगा। इसमें देखो थर्ड वाले में HF जो है हाइड्रोजन और फ्लोरीन से मिलके बना है। आपको पता है हाइड्रोजन मोनोमॉलिक्यूलर गैस के रूप में पाई जाती है मॉलिक्यूल के रूप में, फ्लोरीन भी गैस के रूप में पाई जाती है मॉलिक्यूल के रूप में। तो ये हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है, पर ये देखो इस सेकंड लास्ट वाले में देखो कार्बन डायमंड, कार्बन डायमंड स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता, इसका ग्रेफाइट जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ग्रेफाइट स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका, बाकी ये नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? सी। ठीक है, तो ये भी गलत होगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से ये बना, इस वजह से हमारा आंसर ये होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेस लॉ स्टेट दैट, हेस लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला कह रहे हैं द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ टोटल रिएक्शन इज गिवन एट द सम ऑफ द एंथैल्पी रिएक्शन इन द इंडिविजुअल रिएक्शन। बेटा सही है, यही स्टेटमेंट हमारा सही है। मान लो कोई रिएक्शन है वो ए से डी में कन्वर्ट हो रही है, तो इसकी जो एंथैल्पी है, मान लो इंटरमीडिएट रिएक्शन ये बनी आपकी। ठीक है, ये इंटरमीडिएट रिएक्शन है, इनकी एंथैल्पी मान लो H1 है, इसकी H2 है और इसकी H3 है, तो इसकी जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो H1 प्लस H2 प्लस H3 के बराबर होगी। यही हेस लॉ हमारा कहता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ए, कि इंडिविजुअल रिएक्शन की एंथैल्पी का जो चेंज होगा वो सारे चेंज का ऐड होगा अगर उसमें इंटरमीडिएट रिएक्शंस आ रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिएक्शन दी गई है, इसके लिए कह रहे हैं कि द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर द एबव रिएक्शन, इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन Q है, इसके लिए दिया है डेल्टा H की वैल्यू कितनी? -12, और इसके लिए इन्होंने दिया है -10। ठीक है, पूछ रहे हैं Q की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो बेटा Q की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए, ये देखो इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन थर्ड है, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन थर्ड से ऐड कर दें। तो देखो इन दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो देखो ये CO कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कार्बन कार्बन रह जाएगा, हाफ ऑफ ऑक्सीजन मिलके 1 ऑक्सीजन बना लेंगे, और CO2 हो जाएगा। मतलब इन दोनों को ऐड करने पे हमें रिएक्शन नंबर फर्स्ट मिल जाएगी। तो इंथैल्पी क्या होगा? जो इंथैल्पी चेंज होगा, मतलब जो Q होगा, वो जाहिर सी बात है सेकंड की इंथैल्पी चेंज प्लस थर्ड की इंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। ठीक है, तो सेकंड की इंथैल्पी चेंज कितना है? 12, इसका है -10, तो टोटल कितना हो जाएगा? -22। इतना इंथैल्पी चेंज आएगा। तो आंसर कौन सा होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कार्बन डायमंड है, ये ऑक्सीजन में इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ग्रेफाइट को, पूछ रहे हैं कि इसमें क्या होगा। ठीक है, ये रिएक्शन इसके एंथैल्पी होगा। मान लो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब क्या करें, हमें कार्बन ग्रेफाइट चाहिए लेफ्ट साइड में, कार्बन डायमंड राइट साइड में, तो हम क्या करते हैं कि इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करते हैं फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा ये रिएक्शन। कैसे? देखो इसको रिवर्स करोगे आप तो इसकी जो एंथैल्पी है और डेल्टा H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस का 395.3। ठीक है, और ग्रेफाइट का जो है इसका सच ही रहेगा, तो फिर ऐड कर देते हैं। इसको आप रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा, देखो CO2 प्लस O2, सॉरी प्लस नहीं होगा, CO2 ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कार्बन डायमंड प्लस ऑक्सीजन में। सेकेंड रिएक्शन है कार्बन ग्रेफाइट, ये कन्वर्ट होगा, सॉरी कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन, और ये कन्वर्ट होगा आपका किस में? CO2 में। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कार्बन ग्रेफाइट, बन जाएगा आपका कार्बन डायमंड। ठीक है, तो क्या किया, फर्स्ट को रिवर्स किया और सेकंड को ऐड कर दिया। तो फर्स्ट के लिए कितना है? माइनस का, सॉरी प्लस का 395.3,
और ये आपको पता है कितना हो जाएगा, माइनस का 393.4, ठीक है। तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस का 395.3 माइनस 393.4, तो आंसर कौन सा होगा, डी। इसका बचेगा 1.9 प्लस का हमें मिलेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिएक्शन दी गई है और पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ZnO टू जिंक। कह रहा है कि कार्बन जो है वो जिंक ऑक्साइड को मतलब जिंक में रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो इसकी हम रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखें, तो जिंक ऑक्साइड की जो रिएक्शन होगी वो होगी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये इसको रिड्यूस करेगा जिंक में, ठीक है। और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यही तो होना चाहिए। क्लियर। अब चेक कर लेते हैं बेटा, ठीक है। अब ये रिएक्शन है आपकी किसकी, रिडक्शन ऑफ जिंक विद कार्बन, ये है। अब देखो इसके लिए एंथैल्पी अगर हम क्या निकालें, एंट्रोपी चेंज, इसके लिए हम ये एक्चुअली इन्होंने क्या दिया है, गिब्स फ्री एनर्जी दिया है, तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकाल रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये देखो ये जो रिएक्शन ऑब्टेन हुई किससे हुई, इससे ऑब्टेन हुई, कैसे हुई, देखो जिंक ऑक्साइड है प्लस CO2, इन दोनों रिएक्शनों को हमने क्या किया, जो मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी और ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। क्लियर। तो हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड को रिवर्स किया, मतलब रिवर्स किया आपने इक्वेशन सेकंड को और इसमें इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर दिया, ठीक है। क्लियर। तो ये जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2ZnO, यहीं पे मैं कर दे रहा हूं आपको 2ZnO, और ये कन्वर्ट हो जाएगा O2 प्लस 2Zn में, यही तो होगा। क्लियर। और ये जो एज सच है, ये जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, ये देखो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, ये हो जाएगा आपका ZnO है, तो ये हो जाएगा, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ये रिएक्शन है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2ZnO प्लस C, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये O2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा CO2 प्लस 2Zn। तो ये हमारी रिएक्शन मिल गई, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जो चेंज होगा एंथैल्पी का, वो एंट्रोपी सॉरी, जो इसमें गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज होगा वो होगा रिवर्स करने पे जो न्यू जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस का 412, तो ये हो जाएगा प्लस का 412 प्लस इसका कितना है -393, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1, प्लस का 19 आएगा। जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और जब ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी तो जाहिर सी बात है रिएक्शन नहीं होगी। तो कार्बन जिंक को जिंक में मतलब जिंक ऑक्साइड को जिंक में रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड Cp की वैल्यू दी गई है एट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन, इतना, जहां कह रहे हैं कि जो A है वो कांस्टेंट है, तो पूछ रहे हैं कि एंट्रोपी बताओ 20 केल्विन पे, अगर 10 केल्विन पे Cp की वैल्यू इतनी दी गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि अगर हम देखो 10 केल्विन पे कितना है Cp की वैल्यू इन्होंने दिया है, Cp की वैल्यू है AT3, 10 केल्विन पे इन्होंने टेम्परेचर दिया कितना 0.42, तो यहाँ से A की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 10 के पावर क्यूब करेंगे तो A की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.42 इंटू 10 टू द पावर -3। क्लियर, यही तो होगा। ये हमारी A की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम निकालना है। मतलब क्या निकालना है, ये निकालना है। तो इसका होगा, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो इसका जो होगा वो होगा समेशन, इंटीग्रेट करेंगे हम किसको, Cp बाई टेम्परेचर विद dt के रेस्पेक्ट में इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, और कहां से लेंगे, 0 से 20 डिग्री तक, ठीक है। क्लियर, बस कर लेते हैं कैसे होगा। अगर इसको हम समझ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 20 डिग्री लेंगे तो ये हो जाएगा, अब Cp की वैल्यू रख लें, Cp की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा AT², अरे ये A क्यूब रख, AT, यहाँ पे आप AT³ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा AT², t से t कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा dt, ठीक है। अब dt इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तो कितना हो जाएगा
और ये dt हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये a/3 कॉमन आ जाएगा, क्लियर, और इधर हो जाएगा आपका 20 का क्यूब माइनस 0, क्लियर। अरे जब इसको dt के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है जो ये पावर होता है वो अपान में आ जाता है, तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा अपन पावर, एंड दैट्स इसका स्क्वायर d1 का स्क्वायर अपन अपर लिमिट का स्क्वायर क्यूब माइनस लोअर लिमिट का क्यूब, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए की वैल्यू यहाँ पुट आउट कर लीजिए 0.42 इंटू 10⁻³ यहाँ 3 इंटू इधर कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 20, ठीक है। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो एंट्रोपी चेंज की कितनी आएगी 1.12 जूल केल्विन मोल, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो सी हमारा होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर। Now next question है what is the delta E for the system does 500 calorie of work on surrounding and 300 calorie of heat is absorbed by the system, ठीक है। देखो सिस्टम वर्क डन कर रहा है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, वो कितना 500 हो जाएगा, ठीक है, कैलोरी। और देखो सराउंडिंग और 300 हीट एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो Q की वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस का 200, क्यों, क्योंकि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब होगा तो Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जो वर्क है वो सराउंडिंग पे हो रही है, तो कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वैल्यू नेगेटिव लेते हैं वर्क डन की, और अगर वर्क सिस्टम पर होगा तो पॉजिटिव लेंगे, हीट अगर एब्जॉर्ब कर रहा होगा सिस्टम तो पॉजिटिव लेंगे, हीट रिलीज कर रहा होगा तो नेगेटिव, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये 200 कैलोरी हो गया। तो डेल्टा ई बराबर क्या होगा, Q प्लस डब्ल्यू, ये तो होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस Q की वैल्यू 200, इसकी वैल्यू कितनी 500 माइनस 500, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का, सॉरी 200 नहीं बेटा ये 300 है ना, ये 300 है, तो हो जाएगा माइनस का 200, ओके। तो आंसर कौन सा होगा, माइनस का 200 कैलोरी जो होगा वो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, तो उसका आंसर क्या है, हुज वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि जो स्टेट फंक्शन है इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और हीट चेंज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। मतलब स्टेट फंक्शन फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इस वजह से उसको स्टेट फंक्शन कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज्यूम ईच रिएक्शन कैरी आउट इन एन ओपन कंटेनर फॉर विच रिएक्शन डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है। देखो आपको रिलेशन पता होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही तो होता है। और यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है, ये होता है आपका। इसका मतलब अब ये कह रहे हैं डेल्टा एच और डेल्टा ई की बराबर है, मतलब डेल्टा एन जी की वैल्यू हो क्या हो, जीरो होगा, तभी तो डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर होंगे, और ये तब होगा जब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हो वो बराबर होंगे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, यही तो होगा। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखो, इसमें गैसियस प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 3, रिएक्टेंट के और मोल इसके कितने हैं 2, ये दोनों अलग अलग हैं, इस वजह से इसमें नहीं होगा। इसमें देखते हैं, इसमें टोटल मोल कितने हैं 2 मोल हैं, रिएक्टेंट के और गैसियस के कितने मोल हैं प्रोडक्ट के, ये 2 हैं, ठीक है। तो दोनों 2 2 हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स क्या है आपस में बराबर है, इस वजह से क्या होगा, इसका जो चेंज इन एंथैल्पी है वो कांस्टेंट हीट पे कांस्टेंट प्रेशर पे वो बराबर होगा कांस्टेंट वॉल्यूम के, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू, यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और 0 होगी इस वजह से ये क्या होगा आपका डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा ई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल विच इज करेक्ट,
अगर सेल स्पॉन्टेनियस है तो जाहिर सी बात है आपको पता है डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। और आपको इक्वेशन पता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है और अगर एस की वैल्यू भी अगर हम पॉजिटिव ले लें तो उस केस में क्या होगा, ये रिएक्शन निगेटिव होगी। तो आंसर कौन सा होगा, डी। डेल्टा जी और डेल्टा एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो सेल क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें डेल्टा एस की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, नॉर्मली पॉजिटिव पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटी। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाले कौन है, तो आपको पता है टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, ये सिर्फ रिमाइंड वाला केस है, इसमें ज्यादा आपको डिस्कस करना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 1 mole gas absorbed 300 joule of heat at a constant volume, ठीक है, and its temperature is raised from 30 डिग्री to 35 डिग्री सेल्सियस, the value of E is, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहे हैं। तो डेल्टा E इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W, यही तो होगा। अब देखो क्या कह रहा है, जो आपको पता है W इक्वल टू क्या होता है, माइनस का P डेल्टा V। अब ये कह रहे हैं वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो वर्क डन की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो डेल्टा ई होगा वो बराबर हो जाएगा क्यू के। और क्यू कितना है बेटा, 300 जूल। तो आंसर क्या होगा हमारा, 300 जूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 900 joule per gram of heat exchange at a boiling point of water then increase in entropy is, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको पता है बेटा कि जो इंथैल्पी ऑफ इंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन होता है वो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये देखो जो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया गया है ये कितना है, जूल पर ग्राम में दिया है, पर हमें किस में चाहिए, जूल पर मोल में। तो इसको हम जूल पर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जूल पर मोल में, ठीक है, यही होगा। तो बस डेल्टा एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका हो जाएगा 900 इंटू 18, अरे इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तभी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मोल में, क्लियर। तो ये हो जाएगा कितना हो गया आपका, और आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका हो जाएगा 373 केल्विन। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पुट आउट कर लेते हैं। ये वैल्यू यहाँ पुट आउट करेंगे 373 केल्विन, तो आपको क्या मिलेगा, उस केस में आपको मिलेगा जो, अब अगर इसकी वैल्यू अगर आपने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आएगी 43.4 जूल पर मोल, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 43.4 जूल पर मोल इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओहो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 mole of an ideal gas at 25 degree Celsius is subjected to expand reversibly 10 times of its initial volume। इनिशियल वॉल्यूम के कितना जा रहा है, 10 टाइम्स जा रहा है। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एक्सपेंशन इज, ठीक है। अब देखो आपको पता है डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एस इक्वल टू होता है, अगर आप ध्यान दें तो डेल्टा एस इक्वल टू होता है, अगर आपका वो होता है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर क्या रखा गया है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर है, उस केस में जो डेल्टा एस की वैल्यू होती है ये होती है 2.303 आर टी, सॉरी टी नहीं यहाँ पे होगा, हाँ ठीक है, आर टी लॉग V2 बाई V1, क्लियर। नहीं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 mole of ideal gas at 25 degree Celsius is subjected to the expand reversibly 10 times of initial volume। मतलब V1 जो है वो 10V के बराबर है, ठीक है। तो कह रहे कि इंट्रोपी चेंज क्या होगा,
अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करें एंट्रोपी चेंज तो वो होता है 2.303 nr log V2 बाई V1। क्लियर? तो बस सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2.303, n की वैल्यू कितना 1 मोल, r की वैल्यू 8.314 और log V2 की वैल्यू 10V, ये हो जाएगा V, तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 1 इंटू 8.314, किसमें जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी 19.15 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये हमारा आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन को हमें यूज करना है और हमें बताना है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 लिख देते हैं। ठीक है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 होगा सल्फर रोम्बिक प्लस ऑक्सीजन गैस, ये कन्वर्ट हो जाएगा SO2 गैस में, और यही हमारा क्या है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, जिसके लिए हम कहते हैं डेल्टा H नाम। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हमें ऑब्टेन करना है इन दो रिएक्शनों से। ठीक है, तो क्या करें, सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको एज सच रख रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन को एज सच रखा, दूसरी रिएक्शन को हमने क्या किया रिवर्स कर दिया, तो क्या प्लस हमने क्या कर दिया रिवर्स कर दिया सेकेंड रिएक्शन को, और फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें थर्ड रिएक्शन मिल जाएगी। कैसे, क्योंकि ये सल्फर रोम्बिक है प्लस 3/2O2 है, ये कन्वर्ट होगा SO3 में। अब इसको हम रिवर्स कर रहे हैं तो ये हो जाएगा SO3, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का Y, और जब इसको रिवर्स, इसके लिए जो डेल्टा H की वैल्यू पहले क्या है -2x है, और इसके लिए देखो SO3 ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका हाफ O2 प्लस SO2 गैस में, यही तो है। तो इसको रिवर्स करेंगे तो इसके लिए जो एंथैल्पी हो जाएगी वो कितनी प्लस का Y। क्लियर, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका सल्फर रोम्बिक, मतलब ये वाली रिएक्शन हमें मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये रिएक्शन मिल जाएगी, मतलब ये रिएक्शन इन दोनों को ऐड करने के मिली, तो क्या करें एंथैल्पी को ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा -2x प्लस का Y, मतलब ये हो जाएगा Y माइनस 2x। तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी Y माइनस 2x। ओके, नेक्स्ट है फॉर कैल्शियम कार्बोनेट, ये दिया गया है तो पूछ रहे हैं डेल्टा ई क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट वो ब्रेक हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो पूछ रहा है कि 927 डिग्री सेल्सियस पे अगर डेल्टा एच की वैल्यू दी गई है तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता है कि डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही तो होता है। क्लियर, अब आपको पता है डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एन जी मैं अभी बताया हूं नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है 1 और गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 0, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई 1, बस वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं। तो डेल्टा ई चाहिए तो हमें डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच की वैल्यू रख देते हैं, ये वैल्यू कितनी है 176 किलो जूल। क्लियर, इसके अलावा ये डेल्टा एन जी की वैल्यू कितना 1, आर की वैल्यू 8.314, और इसको जब जूल में कन्वर्ट करें किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻3। इसके अलावा टी की वैल्यू कितनी है 927 डिग्री सेल्सियस, इसको जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 केल्विन डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू में आंसर कितना आएगा 166.0 किलो जूल आंसर हमारा आएगा। ठीक है, तो ये होगा जो डेल्टा ई की वैल्यू होगी, तो आंसर कौन सा होगा सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है the enthalpy change for the reaction of 50 ml of ethylene with 50 ml of H2 is at 1.5 temperature pressure is this, what will be the value of delta E। ठीक है, तो डेल्टा E इक्वल टू क्या होता है
आपको पता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। आपको पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा, अगर डेल्टा एन जी आर टी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा पी डेल्टा वी डेल्टा एन जी आर टी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा ई जो होगा वो डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी के बराबर होगा, ठीक है। तो बस चेंज कर लेते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें इंथैल्पी चेंज रिएक्शन की, तो देखो अगर हम बात करें कि इथाइलिन पे C2H4 पे जब हम क्या करते हैं, सॉरी इथाइलिन है ना, C2H2 पे अगर हम रिएक्शन कराएंगे, करा रहे हैं मतलब C2H2 पे जब हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, इथिलीन, ठीक है, C2H4, ठीक है। अब देखो अगर 50 ml इसका हम यूज कर रहे हैं और 50 ml हम इसका यूज कर रहे हैं तो इसका भी 85 ml बनेगा अकॉर्डिंग टू गैलोसैक लॉ। सेम वॉल्यूम ऑफ गैस यूज करेंगे तो हमें सेम वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे हम बात करें वॉल्यूम की, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना यूज हो रहा है, 100 ml, जबकि यहाँ पे कितना यूज हो रहा है, 50 ml। तो टोटल चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, V की वैल्यू कितनी होगी, -50 ml है तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो -10⁻³ लीटर, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, क्लियर, समझ में आ गया। अब इस वैल्यू को पुट आउट करते हैं तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है आपकी दी गई है, माइनस का 0.31 किलो जूल, क्लियर, ये दिया गया है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं माइनस पी डेल्टा वी 1.5 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 50 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, एटमॉस्फेरिक लीटर, ठीक है, एटमॉस्फेयर लीटर, ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 101 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना होता है, 101 जूल। तो ये इसको फिर से 10⁻³ करेंगे, वैल्यू सॉल्व करेंगे तो जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो आएगी माइनस का 0.3024, ठीक है। ये हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। ये मैंने लीटर एटमॉस्फेयर, आपको यहां से मैं बता दूं कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर बराबर होता है 101 जूल। अगर आपको इस लीटर एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करना है जूल में तो बेटा इससे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू किस में आ जाएगी, किलो जूल में आ जाएगी, फिर आप इससे माइनस कर देंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी, क्लियर। तो ये हमारा आंसर होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी गई है और डेल्टा एच की वैल्यू पूछ रहे हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एनजीआरटी, यही तो होगा। डेल्टा एनजी की वैल्यू निकाल लेते हैं, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2, और रिएक्टेंट के कितने हैं, 4, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है, -2, वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई माइनस ये हो जाएगा आपका 2RT, क्लियर। तो आंसर कौन सा होगा, डेल्टा ई माइनस 2RT इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 ml of 0.4 normal HCl is mixed with 500 ml of 0.4 normal NaOH. The heat energy released in this reaction is, ठीक है। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस न्यूट्रलाइज करता है तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 57.3 किलो जूल एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट जो एसिड है उसको कितना ग्राम इक्विवेलेंट एसिड बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो देखो अगर हम निकालें इस एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, वॉल्यूम अगर ml में है तो इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे इनटू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कितना है 0.4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, मतलब 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट किसका होगा, एसिड का। और बेस का भी चेक कर लेते हैं, तो बेस का भी अगर आप चेक करेंगे तो उसका भी कितना आएगा 0.2 किसका, बेस का, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट पे इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 57.3 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा आपका 11.46 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर, इसका मैच करेगा आपसे, ठीक है। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, ओके।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ओके, चलिए। क्वेश्चन है, इफ द कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम ग्रेफाइट प्रोड्यूस 20.7 किलो जूल ऑफ हीट, व्हाट विल बी द मोलर इंथैल्पी ऑफ चेंज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। देखो, मोलर इंथैल्पी चेंज क्या होगा? जो मोलर इंथैल्पी चेंज होता है, मोलर इंथैल्पी मोलर इंथैल्पी जो चेंज होगा वो होता है ग्राम इंथैल्पी मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। ठीक है, अब इसका ग्राम इंथैल्पी चेंज कितना है? 1 ग्राम का जो इंथैल्पी चेंज होता है वो ग्राम इंथैल्पी चेंज होगा तो कितना है? 20.7 किलो जूल। क्लियर, समझ में आया? इनटू मोलर मास कितना है इसका? 12। यही तो है, मोलर मास किसका कितना है? 12 ग्राम पर मोल होगा। बस सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 2.84 इंटू 10 टू दी पावर 2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, लेकिन देखो बेटा, आपको पता है जो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन होता है ये क्या होती है? निगेटिव होती है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर क्या होगा वो निगेटिव में आएगा। तो आंसर कौन सा होगा? ए, माइनस का रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 48 ग्राम ऑफ कार्बन डायमंड एंड कंप्लीट कंबस्शन इवॉल्व दिस हीट। ठीक है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस कार्बन इज 725 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि इन दोनों इंथैल्पी चेंज में क्या रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकला है? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस कार्बन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन से मतलब कार्बन ग्रेफाइट को जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमें मिलेगा क्या? कार्बन गैस। और यही हमारा क्या होगा? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस। और इसकी वैल्यू कितना दिया गया है? देखो 725। ठीक है, यही तो दिया है। अब देखो, आप जो फर्स्ट रिएक्शन है, क्या फर्स्ट रिएक्शन हमारे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से मैच कर रही है? बिल्कुल एग्जैक्ट वही रिएक्शन है। तो इसके लिए जो इंथैल्पी चेंज होगा वो कितना होगा? 725। क्लियर, ये हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की। ठीक है, तो सेकेंड रिएक्शन का कैलकुलेट करने से ज्यादा आसान है कि आपको पता है कि जो ग्रेफाइट होता है ये थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू डायमंड। ठीक है, तो इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उससे कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी डायमंड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने की। तो इसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड वाली होगी वो जाहिर सी बात है कम होगी 725 से, ग्रेफाइट की कंपेयर में कम होगी, क्योंकि ग्रेफाइट मोर स्टेबल है, इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें मोर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जबकि डायमंड क्या है? कंपेयर टू ग्रेफाइट लेस स्टेबल है, इस वजह से इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कंपेयर टू ग्रेफाइट। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इसके लिए होगा 725 और उससे कम क्या है? 723। तो आंसर कौन सा होगा? सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ थियोरेटिकल अप्रोच के साथ ये क्वेश्चन था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम इज 40.8 किलो जूल पर मोल एट 373 केल्विन। तो पूछ रहे हैं एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। आपको पता है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कितना है? 40.8 किलो जूल। तो इसको क्या करें? जूल में कन्वर्ट कर लें। नहीं, को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर 3 जूल पर मोल। ओके, और इसको किससे करें? 373, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इतना। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 109.4 जूल पर मोल। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a heat of neutralization of any strong acid and any strong base is nearly equal to। अभी बेटा पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब हम क्या करते हैं, एसिड को 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस से न्यूट्रलाइज करते हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है? कितनी? 57.3। और ये एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, मतलब जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ये एक्सोथर्मिक है। ओके,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इतनी एनर्जी हमें रिलीज होती है, इस वजह से आंसर क्या होगा 57.3 किलो जूल हमें क्या होगा एनर्जी रिलीज होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following would be expected to have a largest entropy per mole। ठीक है, कह रहे हैं कि किसमें सबसे ज्यादा एंट्रोपी पाई जाएगी। तो आपको पता है एंट्रोपी ऑफ गैस ये ज्यादा होती है एंट्रोपी ऑफ लिक्विड और एंट्रोपी ऑफ सॉलिड से। ठीक है, ये होता है ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी। अब बताओ इनमें देखो ये सॉलिड है तो इसकी एंट्रोपी सबसे कम और ये लिक्विड है, इन दोनों की एंट्रोपी इन गैसियस मॉलिक्यूलों से तो कम होगी। अब दो गैसियस एंट्रोपी दी गई है तो उस केस में क्या होगा, जो गैसेस की जो एंट्रोपी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस के। ठीक है, गैस का जितना कम मॉलिक्यूलर वेट होगा उसकी एंट्रोपी इतना ज्यादा होगी। अगर इन दोनों गैसों में देखो तो SO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो SOCl2 के कंपेयर में क्या है, ज्यादा कम है, और कम है इस वजह से इसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी इसके कंपेयर में। तो ओवरऑल जो सबसे ज्यादा एंट्रोपी होगी वो किसकी होगी, SO2 का। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी, SO2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये रिएक्शन दी गई है, इसके लिए डेल्टा जी फॉर्मेशन कॉपर के लिए इतना दिया गया है और जिंक के लिए इतना दिया गया है। तो पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज फॉर द एबव रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज आपको बताना है। ठीक है, अब देखो कि कॉपर सॉलिड से कॉपर डाई पॉजिटिव आयन बना होगा और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इन्होंने दिया है डेल्टा जी एफ नॉट की वैल्यू इन्होंने दिया है कितना 65 किलो जूल। क्लियर, और जिंक के लिए कितना दिया है, जिंक के लिए आपको दिया है, जिंक डाई पॉजिटिव के लिए दिया है इन्होंने कितना, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस का 147.2। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि इस रिएक्शन के लिए आप बताओ। तो बस देख लेते हैं। अब क्या करें, इस रिएक्शन में अगर हम इसको रिवर्स कर दें, मतलब ये इक्वेशन, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है आपकी और ये इक्वेशन सेकंड है, तो हम क्या करें इक्वेशन फर्स्ट को अगर रिवर्स कर देंगे तो हमें ये रिएक्शन मिल जाएगी। तो क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स करके ऐड कर देना है। ठीक है, तो जो न्यू रिएक्शंस बनेगी अगर हमने इसको रिवर्स कर दिया तो इसके लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 65 किलो जूल। क्लियर, यही होगा। इसको जब रिवर्स करेंगे तो जो न्यू रिएक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कॉपर डाई पॉजिटिव और ये हो जाएगा कन्वर्ट कॉपर सॉलिड में। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा जिंक सॉलिड प्लस कॉपर डाई पॉजिटिव, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड प्लस जिंक डाई पॉजिटिव, यही तो होगा। बस अगर ये इंथैल्पी, तो इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कितनी होगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 65 माइनस का 147.2, ये हो जाएगा आपका माइनस का 212.2 किलो जूल। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी, माइनस का 212.2 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इन 100 डिग्री सेल्सियस इज दिस। द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा, क्या करना है, एक ही कोई वो है, आपको पता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के लिए सीधा सीधा एंथैल्पी ऑफ कंबशन वेपोराइजेशन कितनी हो जाएगी 40.63 किलो जूल है, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे किससे, बॉइलिंग पॉइंट कितना 373 केल्विन। ठीक है, जब इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 108.9 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये आंसर हमारा आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कौन सा होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ रिएक्शन A to B at equilibrium the partial pressure of B is found to be 1/4 of the partial pressure of A, the value of G naught is। आपको पता है इक्विलिब्रियम पे बेटा जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है माइनस का 2.303 RT log KP। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, KP। तो देखो A है ये B में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसके लिए अब इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ B है वो 1/4 है पार्शियल प्रेशर ऑफ A के, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ B ये होगी 1/4 पार्शियल प्रेशर ऑफ A के। ठीक है, तो चलो करते हैं। आपको पता है यहाँ पे KP का एक्सप्रेशन लिखोगे तो B का पार्शियल प्रेशर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ
यही तो होगा। क्लियर? केपी की जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यही होगा। सॉरी, बी का जो पार्शियल प्रेशर है ए के पार्शियल प्रेशर का 1/4 है ना, तो ये होगा। नहीं बेटा, ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है वो 1/4 पाया जा रहा है, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के क्या है 1/4 है। ठीक है, बस वैल्यू पुट आउट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो केपी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 1/4। ये वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2.303 आर टी लॉग केपी की वैल्यू कितनी है 1/4। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे ये लॉग बेस 10 के बेस पे दिया, जबकि इन्होंने किया ln पे, तो ln पे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये माइनस, ये हो जाएगा RT ln 1/4, क्योंकि आपको पता है जब ln को हम कन्वर्ट करते हैं लॉग में तो ये कितना हो जाता है 2.303 लॉग बेस 10 के बराबर होता है। बस इसके जगह पे आप ln यूज कर लो, तो ये हो गया ln, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी किसकी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की। तो आंसर कौन सा होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के फॉर द रिएक्शन इज दिस। ये गिवन दिया गया है और आपसे पूछ रहे हैं क्या कि जो है वो ए की वैल्यू कितनी होगी के की। तो बस सबसे पहले हम क्या निकालें, आपको पता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है माइनस का 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के, यही तो होता है। हमें ये चाहिए और इसके लिए हमें डेल्टा जी नॉट निकालना पड़ेगा। और डेल्टा जी नॉट कैसे आएगा, डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी कितनी, ये होगी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही तो होती है। बस वैल्यू पुट आउट कर ले, डेल्टा एच की वैल्यू कितना है माइनस का 54.07, इसको क्या करेंगे जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है बेटा, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एस की वैल्यू है 10 और टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी माइनस का 57050 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इतनी आएगी। ठीक है, इतनी आगे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। अब यहाँ से वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, तो जब ये वैल्यू पुट आउट करेंगे तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 57050 इक्वल टू माइनस का, अब ये देखो 2.303 आर टी, आर की वैल्यू इतना, टी की वैल्यू इतना, इन सभी का मल्टीप्लीकेशन देखो इन्होंने कितना दिया है 5705 दिया है। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का 5705 लॉग बेस 10 के। ठीक है, तो यहां से जो लॉग बेस 10 के होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 टाइम्स चला जाएगा, तो आंसर क्या होगा 10। तो जो log बेस 10 के की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 10 आएगी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ये रिएक्शन दी गई है और पूछ रहे हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपको पता है बेटा कि ये जो रिएक्शन है ऑक्सीजन क्या है लेस स्टेबल है, कन्वर्ट हो रहा है मोर स्टेबल में, तो ये क्या होगा एनर्जी, मतलब इसके लिए डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। ठीक, बात करेंगे डेल्टा एस की, तो डेल्टा एस में देखो क्या है, डेल्टा एस की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 3 गैसियस मोल है, सॉरी 2 गैसियस मोल कन्वर्ट हो रहे हैं 3 गैसियस मोल में, तो इंट्रोपी मतलब जो चेंज इंट्रोपी वो क्या होगी पॉजिटिव होगी, क्योंकि गैसियस मोल का प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। तो डेल्टा जी बराबर क्या होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव और डेल्टा एस की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका आंसर हो जाएगा बेटा निगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, ये वैल्यू निगेटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये निगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये रहा ओवरऑल इस चैप्टर। ठीक है, तो बेटा ओवरऑल इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे, आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो बेटा प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे बाकी नेक्स्ट एस्पिरेंट्स को भी बेनिफिट मिल सके। ओके, तो बेटा आज के इतने में, अब जो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो बेटा हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है